नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा 2016 से अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडिया जीके के, वर्ल्ड जीके के, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले क्लास जो हुई थी उसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट जाकर आप चेक करें। उसमें वो क्वेश्चन किए गए जो एचएसएससी ने पूछे हैं और आपको दोबारा से देखने को भी जरूर मिलेंगे। और इसके साथ ही आपके मैथ और रीजनिंग की भी क्लास चली है, जो भी लेटेस्ट में एचएसएससी के द्वारा कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उसमें जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आपके आने वाले, चाहे दुर्गा शक्ति का एग्जाम है, चाहे ग्राम सचिव पटवारी का जो है वो एग्जाम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा इस अनुच्छेद के आधार पर जो है की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी जो है जिसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। और इमरजेंसी के अगर पूछ ले कि इमरजेंसी यानी आपातकाल के जो आपके प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आपातकाल के कौन से में? तो आपके भाग, सबसे पहले तो ध्यान रखना संविधान का भाग कौन सा, तो भाग 18 में। आर्टिकल कहां से? तो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक ये आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत आपके आपातकाल के जो है प्रावधान इसमें दिए गए हैं। संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 360। सबसे पहले कौन सा आर्टिकल? तो 352 जो दिया गया इसके अंतर्गत आपका नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल आता है। तो इसका आपका जो वो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 356 है। 356 आर्टिकल क्या होता है? जब राज्य के अंदर जब राज्यपाल के हाथ से सारी चीजें निकल जाती है, यानी कि जब राज्य का जो संवैधानिक तंत्र जो है वो आपका विफल हो जाता है, राज्यपाल को ये लगे कि अब जो है चीजें उसके हाथ में नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो वो राष्ट्रपति को जो उस चीज को सौंप देता है कि अब जो है आप इसको अपने अंडर में ले ले। यानी कि इसीलिए जो है इसको 356 को जो राज्य में लगता है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन इसको बोला जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो इसको राष्ट्रपति को जो सौंप देता है। तो आपका राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है वो होगा। अब राष्ट्रपति शासन तो हमारा हो गया। अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां पे, कौन से राज्य में लगा था? 1951 के अंदर सबसे पहले कहां पे? पंजाब में जो है लगा था राष्ट्रपति शासन, ये ध्यान रखना है। और हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में पूछ ले तो कितनी बार जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा? अभी तक 3 बार जो है वो लगा है। तीनों बार कौन कौन सा? तो सबसे पहले 1967 में लगा था। हरियाणा के गठन के 1 साल यानी अगले ही साल जो हरियाणा के गठन के अगले साल 1967 में। उसके बाद 10 साल बाद 1977 में जो है दूसरी बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरी बार 91 में, यानी 3 बार जो है हरियाणा में आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। 67, 77 और 91 में तीनों के तीनों जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब इनके दौरान जो आपके कौन कौन से सीएम थे वो तो हम अलग से ही बात करेंगे जब हरियाणा जीके की क्लास करेंगे। लेकिन पीएम की बात कर लेते हैं। पीएम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, और यहाँ पे भी पीएम कौन थे, और यहाँ पे भी पीएम जो है वो कौन थे? जब आपके सबसे पहले 1967 के अंतर्गत है जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय कौन थे? तो आपको पता है 67 के समय पहली बार महिला जो आपकी पीएम बनी थी, इंदिरा गांधी जो है पहली बार यहाँ पे जो इसकी पीएम थी भारत की, उस समय इंदिरा गांधी यहाँ पे। दूसरी बार जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा, टाइम था 1977 का, और इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1977 के टाइम में हमने पढ़ा था पहली बार जो आपकी सरकार आती है किसकी? जनता पार्टी की। तो इसीलिए 1977 में कौन थे? तो आपके मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई जो है वो 1977 में यहाँ पे पीएम थे। और उसके बाद 1991 का अगर पूछ ले कौन थे, तो चंद्रशेखर जो है वो थे 1991 में प्रधानमंत्री, जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा 356 हमने बात कर लिया। 360 आपका किसके बारे में है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में है, जिसको हम क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है बोलते हैं, वित्तीय इमरजेंसी हम इसको कह सकते हैं। और सबसे खतरनाक अगर तीनों में बोले, यानी कि वैसे तो आपकी खतरनाक है जो 352 हम कह सकते हैं, जो युद्ध के कारण जो है लगाई जाती है। 356 आपके राज्य के अंदर होगी। लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है सबसे ज्यादा खतरनाक हम कह सकते हैं वित्तीय इमरजेंसी, जो आज तक भारत में नहीं लगी थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार जब लगने के जो आपके पूरे आसार बन गए थे, उस समय इसको रोकने का काम किसने किया था? जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, पूर्व प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह, जो कि मनमोहन सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे रोकने का काम किया था। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हो जाएगा। 359 के अंतर्गत क्या है, क्योंकि हमने देखा 352 से 360 तक सारे इमरजेंसी के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो 359 के अंतर्गत जो भारत के भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार जो है उनको जो है यहाँ पे निलंबित करने का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है कि इमरजेंसी के कारण जो कौन कौन से जो आर्टिकल जो है उनको यहाँ पे जो निलंबित कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है कब बिछाएगी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन, देखिए भारत में सबसे पहले अगर ये पूछ ले कि रेलवे का जो है जनक किसको बोला जाता है, तो रेलवे का जनक कौन हो जाएगा? तो डलहौजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था इसी के अंतर्गत। डलहौजी जो है जिसने कब से कब तक ये भारत में वायसराय के पद पे रहा था, तो 1848 से लेके 1857 की क्रांति से पहले ये निकल लिया था, क्योंकि जो 1857 की क्रांति को शुरुआत करने वाला, भड़काने वाला ही कौन था? तो डलहौजी यहाँ पे हो जाएगा 1848 से 56। और इसी के टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी जो है चली थी। कहां से? बॉम्बे से चली थी। कहां तक चली थी? थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर की दूरी? 34 किलोमीटर की जो वो इसने दूरी तय की थी। और इसीलिए जो है रेलवे का जनक किसको बोला जाता है? तो डलहौजी को यहाँ पे बोला जाता है। भारत का वायसराय 1848 से लेकर 56 तक था। इसके बाद कौन आया था? तो इसके बाद कैनिंग आया था, जो कि 1857 की क्रांति को जो दबाने का काम करने वाला कौन? कैनिंग था। और प्रथम रेलवे लाइन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का, वो आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। इसके अलावा डलहौजी ने, आप सभी को पता है डलहौजी का जो आपका हम कह सकते हैं, इसने कौन सी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया था। ये जिसको कौन सी हड़प की नीति हम बोल सकते हैं, ये पूछ ले किसने शुरू की, तो वो आपकी शुरू की डलहौजी में। और इसके अंतर्गत पहले सल्तनत जो कौन सी थी जिसको हड़पा गया था, तो वो कौन सी? सतारा थी। और सतारा को कब हड़पा गया था? जब ये आया था उसी के टाइम 1848 में जो है सतारा को सबसे पहले अंग्रेजों में मिला लिया गया था। भारत में आपका हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1917 इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे पहली बार, और साउथ अफ्रीका से। उसके बाद जो पहला आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, कौन सा? 1917 में। कौन सा था? चंपारण, जो कि कहां पे पड़ता है? बिहार में। और इसके अंदर क्या था? जो अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया पद्धति जो थी उसको यहाँ पे समाप्त करने का काम किया था, यानी अंग्रेजों ने वापस ले लिया था महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन करने के बाद। 1917 चंपारण बिहार में आपका 3 कठिया पद्धति के खिलाफ जो पहला आंदोलन महात्मा गांधी का। 1923 कौन सा? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको याद होगा स्वराज पार्टी 1923 में किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, और साथ में कौन थे? तो चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर जो है आपकी स्वराज पार्टी की जो वो स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, भारत परमाणु विज्ञान के पितामह जो है किसे बोला जाता है? तो किसको बोला जाएगा? तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। अगर ये पूछ ले कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये आपका कहाँ पे? तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ पे पड़ता है? तो ट्राम्बे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और अभी प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर कौन है? तो अजीत कुमार जो है इसके आपके डायरेक्टर जो है वो हो जाएंगे। और इसके अलावा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी देखिए, सतीश धवन। तो सतीश धवन आपका स्पेस सेंटर जो है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? स्पेस सेंटर। तो ये आपका पड़ेगा श्रीहरिकोटा में, स्पेस सेंटर। तो कहां पे? श्रीहरिकोटा, जो कि आपका कहां पे पड़ता है? श्रीहरिकोटा। तो ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, एपी जिसको हम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपका पड़ेगा। और इसके अलावा सीवी रमन जो दे रखा है, जिनको हम कह सकते हैं रमन इफेक्ट की वजह से, रमन प्रभाव जो है, इन्होंने इसी की वजह से 1930 में रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। नोबेल प्राइज जो है दिया गया था फिजिक्स का सीवी रमन को यहाँ पे। और इसके साथ ही इनको 1954 में जो है, 1954 में इनको कौन सा? तो 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद नेक्स्ट जूम खेती। जूम खेती या झूम खेती आपको पता होगा, एग्जाम में, अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और जिसमें क्या था आपका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। या दूसरा कौन सा? तो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही बोल दो इसको। तो ये आपका इसको बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्लेश एंड बर्न, यानी कि काटो और जलाओ, काटो और जलाओ खेती जो आपकी हो जाएगी। अब ये काटो और जलाओ का मतलब क्या है? यानी कि जो आदिवासी के टाइम हम कह सकते हैं, जहां पे जंगल ज्यादा है, जहां पे जंगलों में लोग रहते हैं, और वो क्या करते हैं जंगल में, अगर हम मान लिया कि इसी जंगल में इतने जगह में आपके जो पेड़ पौधे खड़े हैं, तो वो क्या करते हैं इन पेड़ पौधों को यहाँ पे काट देते हैं, काट के जमीन को बिल्कुल समतल करके, इक्वल करके, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे इनको जलाते हैं, और जलाने के बाद यहाँ पे खेती करते हैं। 1-2 साल यहाँ पे खेती की, जब इसकी उर्वरता जो है, जब इसकी जो कह सकते हैं फसल उगाने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके बाद इस जमीन को यहाँ पे बंजर छोड़ के और
नेक्स्ट जगह पे जो है शिफ्ट कर जाते हैं, यानी शिफ्ट कर लिया नेक्स्ट पे, और वहां पे उस जगह पे जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको काट के जला के दोबारा से वहां पे खेती की जाती है। ये होती है आपकी जूम खेती, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी जिसको बोलते हैं, काटो और जलाओ। यानी कि आप कहाँ पे, तो आपके ईस्टर्न एरिया जो आपका हो जाएगा, यानी जो हम कह सकते हैं जो आपकी सेवन सिस्टर जो है उस साइड आपका मणिपुर जो है, जिसकी आपकी राजधानी कौन सी, इम्फाल जो है जिसकी आपकी राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। पंजाब की बात करें, पंजाब के अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो आपके बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पंजाब के गवर्नर जो है उन्हीं के अंतर्गत आता है आपका कौन सा, चंडीगढ़ का प्रशासन। और इसीलिए आपसे ये पूछ सकते हैं चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है, और अभी प्रेजेंट टाइम में चंडीगढ़ जो है किसके अंतर्गत है, तो पंजाब के गवर्नर के अंतर्गत है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है और इसके सीएम कौन है और इसके गवर्नर कौन है, कमेंट करके बता देना तीनों के तीनों। हरियाणा के आप सभी को पता है गवर्नर कौन है, अभी बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हो जाएंगे, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के, 18वें नंबर के है, कहां से संबंधित है, तेलंगाना से जो है ये संबंधित हो जाएंगे, तेलंगाना से। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बंडारू दत्तात्रेय का जो है वो पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जो है वो आपकी वाणिज्यिक फसल है, कौन सी हो जाएगी, कपास हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हरियाणा की बात करें इसमें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होती है, तो सिरसा में जो है सबसे ज्यादा कपास होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कॉटन सिटी कौन सी है, तो कॉटन सिटी सबसे ज्यादा कॉटन तो सिरसा में, लेकिन कॉटन सिटी आपकी कौन सी, तो पलवल जो है वो आपकी कॉटन सिटी हो जाएगी यहाँ पे। शुगर सिटी कौन सी है, कमेंट करना है यहाँ पे। और उसके साथ ही कपास आपकी होगी। और अगर ये पूछ ले गेहूं, तो ध्यान रखना है गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा तो कौन सा हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा यहाँ पे, गेहूं का कटोरा सिरसा। और अगर ये पूछ ले धान का कटोरा या चावल हम कह सकते हैं धान का कटोरा, तो वो कौन सा, तो वो आप सभी को पता है कौन सा, करनाल है जो है वो हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। और गेहूं और कपास दोनों के दोनों सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो सिरसा में सबसे ज्यादा होती है। ज्वार अगर पूछ ले, ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो वो रोहतक में जो है आपकी ज्वार हो जाएगी। बाजरा अगर पूछ ले कहाँ पे, तो महेंद्रगढ़ में जो है वो बाजरा सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर चावल की यहाँ पे बात करें, तो चावल अगर ये पूछ ले, अगर ऑप्शन में आपके सामने करनाल ना दिया हो तो कैथल मिलेगा, कैथल ना हो तो कुरुक्षेत्र मिलेगा। यानी कि करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र तीनों के अंतर्गत आपकी कौन सी, तो सबसे भारी मृदा जो है वो पाई जाती है, जिसको डाकर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल के अंतर्गत, या थानेसर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। और एक अभी जुलाई के महीने में जो पेपर हुआ था उसमें आपको यह दिया गया था कि इनमें से किस को जो है धान का कटोरा नहीं बोला जाता। ऑप्शन में आपके सामने था करनाल था, ऑप्शन में आपके सामने कैथल था, ऑप्शन में आपके सामने कुरुक्षेत्र था, और ऑप्शन में आपके सामने जींद था। तो उसमें किसको नहीं बोला जाता ये बोला था, तो उसमें जींद जो है वो राइट आंसर माना था, क्योंकि इन तीनों में आपके जो है धान हम कह सकते हैं अच्छी मात्रा में जो है वो आपके उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कपास जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। कपास कौन सी फसल है आपकी, रबी की है, खरीफ की है, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती, बंगाल की खाड़ी में कौन सी प्रवाहित नहीं होती, तो आपकी कावेरी होती है, आपकी गोमती होती है, आपकी ब्रह्मपुत्र, ताप्ती नहीं होती। ताप्ती अगर यहाँ पे नहीं होती तो ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी जो है आपकी उसमें जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी अगर पूछ ले कहाँ पे, तो खंबात की खाड़ी जो है वो पड़ेगी सूरत के पास, सूरत यानी कि कहाँ पे, गुजरात के पास। तो आपका ताप्ती नदी कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में। और आपका कौन सा, कावेरी, गोमती और ब्रह्मपुत्र, तीनों की तीनों नदी आपकी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ये आपकी हरियाणा क्या, भारत में जो है कहाँ पे एंटर करती है, तो भारत में आपकी अरुणाचल प्रदेश में जो एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसको प्रवेश करने के बाद इसका जो है वो नाम क्या होता है, तो इसका नाम जो है वो दिहांग होता है। और इससे पहले कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, और तिब्बत में जो इसका नाम क्या होता है, वो आपका सांगपो जो है इसका नाम होता है तिब्बत में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और उसके बाद भारत में असम में जाने के बाद जो इसका नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र जो इसका नाम कहाँ पे, असम में जाने के बाद इसका पड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ ले ताप्ती, दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं कौन सी, एक तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, एक आपकी कौन सी, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां अगर आपसे ये पूछ ले कौन सी नदियां जो है वो आपकी डेल्टा नहीं बनाती, तो वो एक तो डेल्टा नहीं बनाती, तो ये ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी जो है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी ताप्ती खंबात की खाड़ी में गिरती है, सूरत के पास पड़ती है, गुजरात में। अरुण जो है यह मधुमेह देश हमारा, गीत के जो लेखक कौन है, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है दोबारा का दोबारा पूछ ले। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है रचित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लेखक हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई, तो आईएनसी की आपको सभी को पता है स्थापना जो कब हुई, तो आपके दिसंबर
1885 में जो इसकी स्थापना हुई, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कब? तो दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई। कहां पे की गई? तो बॉम्बे में जो इसकी स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना जो है कर दी गई बॉम्बे में 1885 में, इसीलिए पहला अधिवेशन आपका कहां पे किया गया? तो फर्स्ट अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3-4 अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी समझ में आ जाएंगे। पहला अधिवेशन कहां पे? क्योंकि इसकी स्थापना 1885 में हुई, तो 1885 में अधिवेशन कर दिया। स्थापना कहां पे? बॉम्बे में हुई, तो यानी कि पहला अधिवेशन भी कहां पे? बॉम्बे में जो है वो कर दिया गया। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सबसे पहला ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पहली अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी के द्वारा पहली अध्यक्षता की गई थी। जो INC का पहला सेशन जो हुआ था 1885 में बॉम्बे का। इसके बाद दूसरा अधिवेशन अगर पूछ ले कब हुआ, तो इसी के अगले ही साल 1886 में, पहला बॉम्बे में, दूसरा आपका कहां पे? तो कलकत्ता में जो है ये अधिवेशन हो गया, कलकत्ता अधिवेशन जिसको बोल सकते हैं। और इसकी जो है आपकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जिनको बोला जाता है। पर कैपिटा इनकम जो है किसके द्वारा दी गई? सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई। सेकंड अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद थर्ड अधिवेशन, तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये कब किया गया? इसी के अगले ही साल 1887 में जो है तीसरा अधिवेशन हुआ। पहला आपका बॉम्बे में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा आपका कहां पे? तो तीसरा आपका मद्रास में जो है वो हो जाएगा मद्रास अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी की बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जो है वो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष जो तैयब। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो फर्स्ट मुस्लिम हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब, जो कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 का मद्रास का अधिवेशन है। ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी आपको इनमें से एक आधा जरूर देखने को मिलेगा। चौथा अधिवेशन, चौथा लास्ट है क्योंकि हम अभी 4 ही इसमें अधिवेशन याद करेंगे। चौथा क्यों? इसी के अगले ही साल 1888 में, और इसमें ये आपका कहाँ का था? तो पहला आपका बॉम्बे का, दूसरा कोलकाता का, तीसरा मद्रास का, चौथा आपका इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जॉर्ज यूल कौन था? तो पहला अंग्रेज जो है वो हो जाएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रखना है। 1885 बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में स्थापना हुई दिसंबर 1885 में। उसके बाद 86 में कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। 87 में मद्रास जो कि बदरुद्दीन तैयब, और 88 में इलाहाबाद जो कि जॉर्ज यूल ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। पहला अंग्रेज जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा 1924 जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, कौन सा? बेलगांव अधिवेशन जो है, और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने? महात्मा गांधी ने की थी। यानी महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन किया गया, कौन सा था? कांग्रेस का अधिवेशन जो कि बेलगांव का था, 1924 का अधिवेशन। तो इसमें आपसे INC की स्थापना पूछी गई। ऑप्शन नंबर डी 1885 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए जो है न्यूनतम आयु योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल, आप सभी को पता है राज्यपाल जो है आपके किसके इक्वल, जैसे हम कह सकते हैं सेंटर में आपके राष्ट्रपति है, वैसे आपके स्टेट में राज्यपाल है। राष्ट्रपति की आयु कितनी? 35 वर्ष। तो राज्यपाल की उम्र कितनी? 35 वर्ष। अगर ये पूछ ले राष्ट्रपति की आपकी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की पूछ ले तब भी 35 वर्ष, तो राज्यपाल की पूछ ले तब भी 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब इसका आर्टिकल याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल हम सभी को पता है, राष्ट्रपति का आर्टिकल भारत के संविधान में किस में जिक्र किया गया? तो आर्टिकल 52 में जो वो जिक्र किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति जो है वो होगा। ये हो गया। अब हमें राज्यपाल का जो वो याद करना है। राज्यपाल का कैसे याद करोगे? आपके सामने कितना है? 52, एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 53, और जो बढ़ाया वो हम आगे लिख देंगे। यानी आर्टिकल 153 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? तो वो आपका राज्यपाल का जिक्र किया गया है। अब जब मूल संविधान था उस समय आपका ये कहा गया था कि जो राज्यपाल है वो एक स्टेट का एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके बाद आपका जो संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। इसके अंतर्गत ये बोल दिया गया कि जो एक राज्यपाल जो है उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य भी आ सकते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक कॉमन गवर्नर जो है वो हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये जो है प्रावधान दिया गया था। आर्टिकल 153 के अंतर्गत जो है वो राज्यपाल आता है। अब राज्यपाल का अगर ये पूछ ले कि राज्यपाल, अब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों हमारे सामने आ गए हैं, तो दोनों से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश का जो है किसमें जिक्र है? अध्यादेश की पावर, अध्यादेश का जिक्र जो है किसमें हो जाएगा? तो आपका ऑर्डिनेंस का, तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 में। आर्टिकल 123 के अंतर्गत जिक्र किया गया, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 1, 2, 3 में। अब राज्यपाल का याद कैसे करेंगे? इसमें 1, 2, 3 है, इसमें 2, 1, 3 कर दो, इसमें 123 है, उसमें 213 कर दो। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल भी आप सभी को ध्यान रखना है। राज्यपाल के अध्यादेश की पावर जो है आर्टिकल 213 में है, और राष्ट्रपति की 123 में जो है वो रहेगी। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, ये आपकी कौन सी? तो हमने बात कर लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की 35 वर्ष है। 30 वर्ष की बात करें तो किसकी? राज्यसभा के सदस्यों की अगर पूछ ले उम्र कितनी, तो वो आपकी 30 वर्ष जो है वो हो जाएगी।
25 वर्ष। 25 वर्ष किसकी? तो लोकसभा के सदस्यों की आपकी कितनी? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, प्रधानमंत्री पीएम की जो आपकी प्रधानमंत्री की आपकी जो है न्यूनतम योग्यता जो है आयु कितनी होनी चाहिए? वैसे तो इनका जो है कहीं पे भी हम कह सकते हैं संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन इनकी जो क्वालिफिकेशन, इनकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी की योग्यता के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो पीएम है या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे लोकसभा की कितनी? 25 वर्ष है, राज्यसभा के 30 वर्ष है। तो इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं पीएम बनने की न्यूनतम योग्यता जो है वो कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष जो है वो हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 42 साल की इसकी, तो 42 तो अपने एचएसएससी के एग्जाम देने की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारत का कौन सा है? तो आप सभी को पता है मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसी का वैज्ञानिक नाम जो है वो पूछा गया है। अब एचएसएससी ने जैसे अभी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था काला तितर का जो है आपका जो साइंटिफिक नेम जो है, भारत के जो हरियाणा का राज्य पक्षी जो है काला तितर, उसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एचएसएससी के द्वारा ही पूछा गया कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, पेवो क्रिस्टेटस जो है इसका नाम है। और अगर इंग्लिश में देखें तो PAVO, उसके बाद CRI, उसके बाद स्टेटस तो आप सभी को बताइए, तो लिख ही लोगे। पेवो क्रिस्टेटस जो है ये आपका साइंटिफिक नेम है किसका? मोर का, राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का। और ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। कोवर्स स्प्लेंडेस यहाँ पे जो दे रखा है ये किसका? तो कौवे का जो है वो आपका साइंटिफिक नेम कौन सा? कोवर्स स्प्लेंडेस है। पेसर डोमेस्टिक जो यहाँ पे दे रखा है ये किसका है? तो हम कह सकते हैं घरेलू चिड़िया जो पुराने टाइम में जो हमने देखा होगा, जो चिड़िया जो घूमती थी घरों में, जो अभी देखने को नहीं मिलती, जो रेडिएशन की वजह से उनकी जो प्रजाति जो खत्म हो रही है, तो वही घरेलू चिड़िया जो है उनका नाम क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम पेसर डोमेस्टिक जो है उनका, डोमेस्टिकस जो है वो नाम हो जाएगा इनका। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो कहाँ पे? लखनऊ में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो होर्मज जलडमरू मध्य के द्वारा, होर्मज स्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अब यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य दे रखी है, हम किसको पाक स्ट्रेट भी जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है? PALK है, ना कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ध्यान रखना है। ये है किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में आपका जो पड़ता है कौन सा? पाक जलडमरू मध्य जिसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए जो यहाँ पे दे रखा है। बाकी इसका राइट आंसर कौन सा? अरब सागर और फारस की खाड़ी, होर्मज जलडमरू मध्य है। इसके बाद किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो वो सम्मानित किया गया? रमन मैग्सेसे, रमन या रेमन इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको एशिया का जो है नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज। अब एशिया का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है किसके नाम पर? तो जो फिलीपींस के आपके पूर्व राष्ट्रपति थे, हम कह सकते हैं 7वें राष्ट्रपति जो थे फिलीपींस के, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, उन्हीं के नाम पर इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, फिलीपींस के राष्ट्रपति और एशिया का जो नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है। अब जो एग्जाम में आपने देखा होगा अभी जुलाई के महीने में जो एग्जाम हुए थे, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और आपसे यह कहा गया था कि इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। एक तो आपका अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ था कि वो आपके IPS ऑफिसर है। दूसरा, इनको जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2006 में। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया। तो आपको 2019 में जो सम्मानित किया गया किसको? रवीश कुमार को जो है 2019 में सम्मानित किया गया। और 2006 में किसको? तो अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी इनसे जुड़ा हुआ अगर अलग क्वेश्चन आएगा तो वो हम जरूर आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चलो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें और इन सभी के आप नोट्स भी बना लें। आपको जरूर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन इस तरह के जरूर मिलेंगे और इसी तरह की क्लासेज आपकी चलती रहेगी। एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही आपका कौन सा मैथ और रीजनिंग की क्लास चल रही है, जिसमें हम एचएसएससी के द्वारा अभी जो 24 पेपर जो हुए थे कांस्टेबल के, और आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी 2021 का जो भी पैटर्न रहा है एचएसएससी का, उसने सेम तरह का पैटर्न दिया है, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन हो। तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका दुर्गा शक्ति का एग्जाम हो या आपका ग्राम सचिव पटवारी का एग्जाम हो। तो मैथ के 24 सेट, मैथ के क्या जो आपके कांस्टेबल के 24 सेट, जो हम 24 सेट का मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन कर रहे हैं। और इसी के साथ इन 24 पेपर का जो है आज से जो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आज से या कल से
इन 24 पेपर को हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इनका सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल से जैसे हम करते आए हैं, क्योंकि इनसे आपको जरूर एग्जाम में देखने को जो है क्वेश्चन मिलेंगे। और इन सभी पेपर की पीडीएफ जो है एचएसएससी के द्वारा लेटेस्ट में 80+ जो है 2021 में 80+ पेपर जो एचएसएससी ले चुकी है, और इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।